We are investors. यशस्वी भव through which we simplify your finances. फॉलन एल्जर्स सीरीज 125 में जो नेक्स्ट कंपनी है वो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन है। आप कंपनी के लोगों से शायद समझ रहे होंगे, हमने काफी बार डिस्कस कर ली होगी। कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। तो हम आज इस डिस्कशन के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो एक एनर्जी का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, उसमें ये कंपनी कहाँ प्लेस्ड है और आगे फ्यूचर आउटलुक क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं और प्राइस परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कैसे रहे हैं फिलहाल के मार्केट में। और बाकी थोड़े बहुत पीयर्स के साथ हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये कंपनियां में कहाँ पे प्लेस्ड लगती है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं और इस एनालिसिस के दौरान कंपनी के बारे में जो भी डिस्कशन हो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन के लैंडस्केप को समझने के लिए है। ये किसी भी तरह से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है और मेरे द्वारा बोली गई कोई भी बात पूरी तरह से बायस्ड हो सकती है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, अपनी तरफ से अपना ड्यू डिलिजेंस करें, उसके बाद ही कोई ट्रांजेक्शन करें। रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं प्राइस एंड वैल्यूएशंस का। तो ये स्क्रीनर से लिया हुआ स्क्रीनशॉट्स है। इसमें क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस अपडेट होते हैं। 3 जनवरी 25 को इस कंपनी ने ₹619 का प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे दिया था। हालांकि इंट्राडे हाई इसका 7 या 8 जनवरी को बना होगा, क्योंकि इसका इंट्राडे टॉप था। बट क्लोजिंग बेसिस पे ₹619.60 का हाई इसका 52 वीक हाई है। उसके बाद से कंपनी पहले एक बड़ा सा करेक्शन लेने के बाद मार्च के बाद वापस बाउंस बैक होके अब एक जोन में फंसी हुई है, जो कि 470 से लेके 550 के आसपास का जोन है और 4-5 महीने यहीं पे गुजार चुकी है। काफी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ से नजर आ रहा है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें पिछले एक साल की, तो जब से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान गया है पावर के डिमांड को देखते हुए, उसके बाद से ट्रांसफॉर्मेशन की के जितनी भी बाहर कंपनी वो रिलेट हो गई। उसके बाद हम्म। फिर इस कंपनी ने वैल्यूएशन का टॉप बनाया था, जबकि ये पैट नेगेटिव था उस टाइम पे। तो वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग लेवल पे देखें तो वो मल्टीपल्स ऑफ 100 में रहा करता था। लेकिन जब से चारों क्वार्टर्स पैट पॉजिटिव हुए कंपनी के, उसके बाद से काफी तब भी काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी, मोर देन 100 के प्राइस टू अर्निंग पे। बट अभी अगर हम देखें तो फिलहाल जो ट्रेलिंग बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 57 का है। और पिछले एक साल की हम बात करें तो 78 का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और इवन हम अगर पिछले 3 साल की बात करें तो भी जो प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन है वो 70 के ऊपर है। फिलहाल कंपनी 57 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है। ये प्राइस टू अर्निंग कहाँ तक, ये जो प्रीमियम है 57 58 ट्रेड करने का, ये कितना जस्टिफाई होता है, क्या इससे भी ज्यादा होना चाहिए या इससे भी रीजनेबल होना चाहिए, ये हम आगे कुछ डिस्कशन में देखेंगे। रिजल्ट्स आउटलुक को हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि पिछले 2 साल में अचानक से जो सेल्स परफॉर्मेंस था वो हम बढ़ता हुए देखेंगे। अगर हम बात करें FY 24 की, तो वहां पे कभी कभी कंपनी जो है वो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ भी रिपोर्ट कर रही थी। सेल्स जो है नंबर वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे। लेकिन अगर उसके पहले हम मार्च 24 की बात करें, वहां के बाद हम देखते हैं कि एक ग्रोथ नजर आ रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है डबल डिजिट होके फिर वापस अ, काफी हाई डबल डिजिट ग्रोथ्स हैं। आखिरी 3-4 क्वार्टर को देखें, 107%, 80%, 51%, 32%, फिर 64%, ये सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का। उसके बाद अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी 20 30 40 करोड़ का करती थी, अभी
वो मार्च क्वार्टर में तो 100 भी क्रॉस कर चुकी है, और आखिरी जून क्वार्टर जो कि स्लो स्टार्ट क्वार्टर होता है, तो वहां पे भी 88 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन था। पैट नंबर्स देखें, जो कभी निगेटिव पैट कंपनी रिपोर्ट करती थी, वो अभी के टाइम पे 46, 55, 94, 67 करोड़ के पैट नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। ये नंबर्स फ्लक्चुएटिंग इसीलिए हैं क्योंकि ये सीजन जो हमारे Q1, Q2, Q3 एंड Q4 है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, तो एग्जीक्यूशन उसी के हिसाब से ये कंपनी अपने डिस्पैचेस करती हैं, तो पैट नंबर्स फ्लक्चुएट होते हैं। तो हमेशा इन तरह की कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे Q1 क्यू ना करके ईयरली बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको ट्रैक करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम अगले सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट हम ट्रैक करने वाले हैं, तो उसको हम ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे कि पिछले सितंबर से हम कंपेयर करें। ठीक है, तो कितना ग्रोथ उसमें आता है वो ज्यादा बढ़िया मैट्रिक्स होगा। Q1 क्यू में क्या होगा कि हमेशा Q3 Q4 सबसे बड़े क्वार्टर्स होंगे। तो वो जैसे कि अभी आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि मार्च क्वार्टर जो है वो जून क्वार्टर जो है उससे बड़ा है, तो पैट नंबर्स भी आप देखें या सेल्स नंबर देखें, दोनों में फर्क नजर आएगा। तो मार्च क्वार्टर को हम अगले साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें, और जून क्वार्टर को जून क्वार्टर से, सितंबर क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर से, तब जाके हम सही आकलन इसका कर पाएंगे। अगर मैं ईयरली रिजल्ट की बात करूं, तो आपको ईयरली रिजल्ट्स में ये फ्लक्चुएशन नजर नहीं आएगा। आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि कंपनी 1000 करोड़ के सेल्स करना शुरू की थी, उसके बाद से पिछले 3 साल से, और वो भी मोर प्रिसाइज पिछले 2.5 साल से, कंपनी का जो आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे 1291 FY24 का सेल्स नंबर था, और 25 में 2000 हो गया। और इस साल का टारगेट इन्होंने डिसाइड कर रखा है 3500 करोड़। ठीक है, और Q1 जो रिजल्ट थे वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस तरफ ये काम हो भी रहा है। आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। 3-4 साल पहले जो कंपनी 6% 9%, 7% के मार्जिन रिपोर्ट कर रही थी, उसने 17% के ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और ये मार्जिन आगे जाके और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है अपने आप को बैकवर्ड फॉरवर्ड सब तरह से इंटीग्रेट कर रही है। बहुत सारे मटेरियल्स जो पहले थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदती थी, वो उन इन हाउस अब प्रोड्यूस कर रही है। कुछ कुछ कंपनीज को इन्होंने अपने सब्सिडरी बनाया, एक्वायर किया है, तो उससे कुछ परसेंटेज का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि हम क्वार्टर बाई क्वार्टर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आप क्वार्टरली रिजल्ट में भी अगर देखेंगे तो आपको 14%, 13%, 15%, 15%, 19%, 17% इस तरह से मार्जिन आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी का जो आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल था उसमें एक सवाल के जवाब में कि क्या ये जो नए नंबर आपके क्वार्टरली बेसिस पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल है, तो जवाब था कि ये न्यू नॉर्मल है, यानी कि ये सस्टेनेबल नंबर्स हैं। कंपनी ने अपने पैट को गाइड कर रखा था पिछले साल 10% से, बट अभी जो 2 क्वार्टर में पैट रिपोर्ट किया वो 12% का पैट है। और ये भी बोला गया है कि ये पैट भी सस्टेनेबल पैट है, इवन आगे जाके नंबर्स और भी इंप्रूव हो सकते हैं। जब ये, क्योंकि इनके पास काफी अच्छा कैश फ्लो आना शुरू हो गया है, तो कैश फ्लो के साथ अगर एक्विजिशन फर्दर नहीं करते हैं तो सारा कैश फ्लो का इंटरेस्ट अदर इनकम ऐड होगा। उसके अलावा जो भी इंटीग्रेशन आगे जाके जो CRGO का इन हाउस इन्होंने शुरू किया है, जब ये पूरा बढ़िया से रैंप अप करेंगे और इकोनॉमी ऑफ स्केल जब इसमें ऐड होगा, तो अब मार्जिन और भी इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे। तो पैट नंबर साहब और भी अच्छे तरीके से मार्जिन के साथ बढ़ता हुआ देखेंगे। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ये आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल का स्टेटमेंट है उनके एमडी का। तो इनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को 22,000 MVA से और बढ़ाने वाले हैं, जो कि अगले फरवरी मार्च तक जाके इंस्टॉल हो जाएगा, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन वहां से शुरू कर देंगे। अभी जो कैपेसिटी इनकी लगभग 45,000 MVA से लेके 50,000 MVA के बीच की कैपेसिटी है, जो कि स्टार्ट हो गई है। पिछले साल तक कैपेसिटी इनकी लगभग 15,000 MVA से कम थी, जो कि इन्होंने अभी एक कैपेसिटी ऑनलाइन करी है मई के महीने में। तो उसको देखते हुए जो इन्होंने टारगेट रखा है अपना 3,500 करोड़ का, वो अचीव होता हुआ, एटलीस्ट अगर वो कैपेसिटी को सही से यूटिलाइज करेंगे तो वो काम होगा। आगे है कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ CRGO प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टेड। वहां भी इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया CRGO में, जो इसका की रॉ मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन अंडरवे फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन यूनिट्स अलाइंड विद सेल्फ रिलायंस एंड क्वालिटी कंट्रोल गोल्स, ऑन ट्रैक इन आवर जर्नी टुवर्ड्स $1 बिलियन रेवेन्यू ओवर नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जो हम पहले बात कर चुके हैं। $1 बिलियन रेवेन्यू अगर हम आज की डेट में बात करें तो 8700 करोड़, 8800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू नंबर्स आते हैं। हालांकि जब हमने ये बात कही थी पहली बार, उस समय डॉलर के प्राइसेस 82 या 83 थे, बट वो डॉलर टर्म्स में ही अपने टारगेट की बात कर रहे हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि एवरेज साढ़े साढ़े 8 करोड़, 8,500 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू की ये बात कर रहे हैं। इस साल का टारगेट भी 35 रखा है। अगले साल क्या रखते हैं, फिर उसके अगले साल तो उन्होंने बता ही दिया है, 1
$1 बिलियन रेवेन्यू के बारे में ये कह ही रहे हैं, और कैपेसिटी उसी हिसाब से ये इंस्टॉल भी कर रहे हैं। कैश अच्छा खासा इनके पास है। आगे एक्विजिशन देखेंगे या उससे डिविडेंड देंगे, ये भी एक बार ट्रैक करना पड़ेगा। क्या अपने आप को और भी डाइवर्सिफाई करते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मर जैसे अभी आप ये पूरा इंटीग्रेटेड प्लेयर बनने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स के, उसके बाद क्या अपने आप को और किसी सेक्शन में एनर्जी वाले ही अपने आप को फोरे करते हैं, या कुछ क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मर्स की जो है खासकर हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स की है कैपेसिटी उतनी है नहीं। हम आगे देखते हैं उसमें कैपेसिटी हमारे पास कितनी आने वाली है। अभी अगर हम बात करें कि टारगेट्स जो इन्होंने दे रखे हैं उसके हिसाब से FY 2026 के टारगेट जो है 35 करोड़ है, 12% का पैट मार्जिन से। जो फॉरवर्ड पी है, आज का मार्केट कैप जो है 14,749 करोड़ का है, करेंट पी 57 का है। और जो इस साल का रेवेन्यू गाइडेंस उसके हिसाब से फॉरवर्ड पी 35 की निकलती है। FY 2027 का फॉरवर्ड पी 23.6 का निकलता है। FY 2028 का फॉरवर्ड पी 13 का निकलता है। ट्रांसफार्मर की जितने भी कंपनीज हैं उसमें अगर हम जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सेक्शंस में नहीं है उनकी हम बात करें, तो उनका प्राइस टू अर्निंग जो है वो अभी मार्केट में 20 से 30 का प्राइस टू अर्निंग है। ग्रोथ भी उनमें वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। इसके अलावा जो पहले से स्टैब्लिश कंपनी है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में, कंपनी लाइक एबीबी, सीमेंस, हिटाची, इनके प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो आपको ये 100 से ऊपर के प्राइस टू अर्निंग मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का जो कैपेसिटी है वो 1200 केवीए तक का ट्रांसफार्मर वो बना सकती है। तो हम 220 230 केवीए के ऊपर के ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर मानते हैं, तो इनका मेन सेक्शन वही है। 230 220 वाले में काफी कंपटीशन है, और अभी जाके वो 400 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में कंपटीशन बढ़ता नजर आएगा, बट उसके ऊपर फिर वहां पे लिमिटेड प्लेयर्स हैं। तो जिस सेक्शन में ये है ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज में, वहां पे कंपटीशन उतना नहीं है। तो बाकी जो पीयर्स हैं इनके जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इससे बहुत ही ज्यादा है। इवन एक रीसेंट कंपनी लिस्ट हुई है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, उसका जो अभी तक का काम था वो अप टू 400 केवीए तक था। वो 750 का उसका कैपेसिटी, 720 का कैपेसिटी उसका है, बट उन्होंने वो मैन्युफैक्चरिंग 720 तक की कैपेसिटी, और वो अभी स्टार्ट नहीं किया उन्होंने। जब स्टार्ट करेंगे तब हम इसको सही मानेंगे कि इसका पीयर वो है। उसकी कंपैरिजन की बात करें तो अटलांटा इलेक्ट्रिक जो रिसेंट लिस्टिंग है एग्जैक्टली इसी के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है। मैं बायस हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो टरील है वो उससे ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। तो प्रीमियम टरील का होना चाहिए, अटलांटा को उससे अ, उसके बराबर या उसके एट पार प्रीमियम तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो कैपेसिटी और वो यूटिलाइजेशन अटलांटा हासिल नहीं कर लेती। फिर भी ये मार्केट है, मेरे ओपिनियन बायस्ड हो सकते हैं। अब जरा हम आते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम इस इंडस्ट्री को समझने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन डेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे अपडेट होता है, उसमें पिछले साल कैसे हुआ था, इस साल कैसे चल रहा है, और उससे क्या संभावनाएं निकलती हैं इस सेक्शन में, उसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा चार्ट है। FY 2025 है, FY 2026 है। FY 2025 Q1, Q2, Q3, Q4, यहाँ पे कम्युलेटिव एमबीए एडिशंस है। मतलब Q1 में FY 2025 के 10,260 MVA ऐड हुआ था, और Q2, Q3, Q4 होते हुए वो पूरे साल का 86,433 MVA ऐड हुआ है पिछले साल। उसमें क्वार्टरली एडिशन कैसे हुए हैं, पहले क्वार्टर में 10,260, सेकेंड क्वार्टर में 15,430, थर्ड क्वार्टर में 20,635, एंड लास्ट क्वार्टर बहुत बड़ा 40,108। तो आप साफ साफ यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं कि स्लोली पिकअप होता है। पहला क्वार्टर से अच्छा दूसरा क्वार्टर, दूसरे से अच्छा तीसरा, और चौथा क्वार्टर बहुत ही बड़ा। ठीक है। अब इसमें जो हाई वोल्टेज है यानी 220 230 केवीए से ऊपर जो एडिशन हुए हैं, तो आप देखें कैसे लिखता है आपको कि आउट ऑफ 40,108 MVA, 29,275 MVA केवल हाई वोल्टेज में ऐड हुआ है। ठीक है। और इस साल जो टारगेट है ऐड करने का FY 2026 में, वो है 1,26,007 MVA, जिसमें से 97,335 MVA हमें हाई वोल्टेज ऐड करना है। अब इस साल का जो टारगेट है उसमें पहले क्वार्टर में हमने ऐड किया 22,190 MVA। पिछले साल सेम क्वार्टर में
पहले क्वार्टर में हमने ऐड किया था 10,260 MVA। पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में हमने ऐड किया था 15,430 MVA। इस साल क्वार्टर टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, पिछले साल क्वार्टर टू में एडिशन था 15,430 का, जिसमें से हाई वोल्टेज में एडिशन था 11,905। इस साल क्वार्टर टू में टोटल एडिशन है 22,455, जिसमें से हाई वोल्टेज में एडिशन है 17,815। यानी कि पिछले साल के पिछले क्वार्टर को हम बहुत ही बड़े मार्जिन से करने जा रहे हैं, और इस साल के Q1 को हम स्लाइटली बीट करने जा रहे हैं। ये हो गई क्वार्टर टू तक की बात। आगे अगर हम आए कि पूरे साल का टारगेट क्या है, तो पूरे साल का टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमें, अभी हमने जितना काम किया है ट्रांसफॉर्मर एडिशन में, उससे लगभग दोगुना काम करना है। यानी 44,645 MVA हमने ऐड किया है अभी तक, सितंबर तक, क्वार्टर टू तक। और हमें अगले 6 महीने में ऐड करना है 81,362, जिसमें से हाई वोल्टेज में जो टारगेट है वो है 97,335, जिसमें से हमने अभी तक ऐड किया है लगभग लगभग 35,000। तो जो बैलेंस बचता है हाई वोल्टेज में, वो बचता है 62,435, जो कि यहाँ भी हाई वोल्टेज में हमें लगभग दोगुनी कैपेसिटी ऐड करनी है। यानी आप मतलब समझ लें इतना, कि जो भी रिजल्ट आएगा H1 का, उससे लगभग दोगुना रिजल्ट H2 का होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का पूरा लैंडस्केप है। और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पर्टिकुलरली कैसे हम देखेंगे इसको, वो हम ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें ये जो टारगेट्स हैं और कितना अचीव करना है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अगर हम देखें डिमांड वर्सेस कैपेसिटी, क्या है डिमांड और कैपेसिटी, तो ये नुवामा की रिसर्च रिपोर्ट है। इसमें आप देखें तो आपको दिखेगा कि डिमांड FY 26 एंड 27 में, अगले साल तक की डिमांड बता के रखी हुई है। इसमें आप देखें यहाँ पे जो भी एडिशन है, यहाँ पे जो जो ब्लू में मार्क्ड है वो है ये 78,657। ये मतलब 220 एंड 230 kV तक का है। उसके ऊपर जो हाई वोल्टेज हम बोलते हैं, वहां पे देखें कितना बड़ा नंबर है, 179,610। और 400 के ऊपर तो 285,000। तो ये, इसको ये टारगेट करती है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। ये पूरा इनका टैम बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कैपेसिटी क्या है, तो आप इसको देख के इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट FY 27 तक जितनी डिमांड है उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी कैपेसिटी है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब ये होगा कि जो भी डिमांडेड के हमें लगानी है कैपेसिटी, वो पूरा जब नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास है नहीं, तो उतना टारगेट स्पिल ओवर होगा आगे जाके, FY 28 से लेके FY 32 तक वो स्पिल ओवर होता रहेगा, क्योंकि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, कैपेसिटी है ही नहीं हमारे पास। तो FY 32 में जाके हम कैपेसिटी अचीव कर पाएंगे जो कि डिमांड को पूरी करे। तो आपको यहाँ पे जब FY 28 से 32 का जो यहाँ पे आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं चार्ट में, वो दिख रहा है कि कैपेसिटी यहाँ पे ज्यादा है, डिमांड स्लाइटली कम है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है कि जब 75% के ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम होगा, तब जाके यहाँ पे लगभग लगभग मैच होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसवी ट्रांसफॉर्मर्स लार्ज ओवर कैपेसिटी अनलाइकली डेफिसिट टू करेक्ट बाई 28 to 32। दैट मीन्स कि जो भी स्पिल ओवर होगा डिमांड के चलते, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, वो सारी पूरी हो पाएंगी। FY 28 के बाद से ही हम डिमांड को मैच करने वाली कैपेसिटी लगा पाएंगे, और उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर हम 75% के ऑप्टिमल कैपेसिटी पे पूरे साल काम करते रहे तब। जनरली क्या होता है कि चाहे कैपेसिटी आपकी पूरी हो, लेकिन आप क्वार्टर वन में ऐसा होता है कि आप 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपका जो कैपेसिटी का जो रैंप अप है वो सेकेंड हाफ से ज्यादा ही तैयार हो पाता है। इवन जो Q2 है, Q2 में भी ड्यू टू मॉनसून्स और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसके चलते फुल कैपेसिटी पे आप काम नहीं कर पाते, इवन दो कि आपके पास बहुत सारे डिमांड है, ऐसा देखा गया है। तो अगर फुल कैपेसिटी पे काम कर भी रहा है कोई, तो सीजनल बेसिस पे 75-80% की कैपेसिटी पे काम करना इज ऑप्टिमल कैपेसिटी। तो उतनी कैपेसिटी पे काम करने के बाद जाके डिमांड हम पूरी कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मर्स की। और ये जो डिमांड है ट्रांसफॉर्मर की, उसमें अभी AI डेटा सेंटर जो कुछ भी होने वाला है दुनिया में, जो कुछ भी हम बातें सुन रहे हैं, वो सब प्राइसिंग नहीं है। ठीक है, वो एक अलग इसको डायमेंशन दे सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का लैंडस्केप है। हम
एज अ कंट्री हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर, कितना किया हमने पिछले साल से, कितना ज्यादा किया, इस साल हमें और कितना करना है। इस साल का टारगेट ही अचीव करने के लिए हम ऑलरेडी टारगेट जो अचीव करना था उसको हम घटा चुके हैं। अभी जो आप देख रहे हैं 126,000, 1,26,000 MBA, वो पहले लगभग 1,88,96,000 MBA के आसपास था। तो हमने कैपेसिटी को देखते हुए पहले ही डिमांड को डाउनवर्ड रिवीजन कर लिया कि इतना नहीं कर पाएंगे तो उतना हमें रखने की जरूरत भी नहीं है, जितना कर पाएंगे हम उतना टारगेट रखते हैं। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने जितना काम अभी H1 में किया, उसके लगभग लगभग 1.8x, या आप कह लें 2 गुना काम हमें H2 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट्स अभी आएंगे ट्रांसफॉर्मर कंपनीज के, खासकर हाई वोल्टेज में, उनके रिजल्ट और भी बहुत ही अच्छे हो सकते हैं H2 में, Q3 एंड Q4 में स्पेशली। एनी क्वेश्चन?